प्रगति क्लासेस में। चलो आज शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर है 7 और चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इवोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं जैव विकास। जैव विकास ये तुम लोगों का 7 नंबर का चैप्टर है। इससे प्रश्न आते हैं, थोड़े कम आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये चैप्टर है। ठीक है प्रांजलि, अभी देखो तुम लोगों को कितना मजा आएगा इस चैप्टर में। इसमें सबसे पहले बैठ जाओ जी, सब सही है। सबसे पहले इस टॉपिक में बात होती है ओरिजिन ऑफ लाइफ की। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन को हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति, और लाइफ मतलब जीवन। जीवन की उत्पत्ति कब हुई, तो इस चैप्टर से क्लियर हो जाता है कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई है। किसी को पता है तो बता सकते हैं, जीवन की उत्पत्ति कब हुई? पानी से हुई। जीवन सबसे पहले पानी में आया। ठीक है, बात सही है तुम्हारी। जीवन की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा दो चीजों को। ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति होना बहुत जरूरी है, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। यहाँ पे हेडिंग रहेगा जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, उसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति जिस पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति, हमारा ब्रह्मांड जो है ना, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है जिसकी कल्पना करना बस नाम भर है। ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है? गैलेक्सी। और गैलेक्सी कैसे बनता है? मकड़ी का जाला तुम लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो ये मकड़ी के जाले भी ऐसे ऐसे बीच बीच में बंधे होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो गैलेक्सी है इस ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसके अंदर लाखों में गैलेक्सी पाई जाती है, आकाश गंगा जिसे बोलते हैं। ठीक है, मान लो कि ये ऐसे पॉइंट बना हुआ है, ये गैलेक्सी है। ये जहां जहां पर पॉइंट बना हुआ है ना, ये गैलेक्सी है। ये सब गैलेक्सी है, यानी इसी तरह सभी गैलेक्सी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जहां पे जुड़ती है वही गैलेक्सी बन जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति पूछा जाता है कि कब हुआ था। जब ब्रह्मांड बनेगा तभी ना वो बनेगा आपकी गैलेक्सी। मिटाने वाला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब होता है, ज्यादातर यही पूछा जाता है। जब ब्रह्मांड आएगा तभी ना उसके अंदर आकाश गंगा वगैरह आएगी। थोड़ा सा वीडियो रोकिएगा।
तो हम लोगों को समझना पड़ेगा ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब होती है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 20 बिलियन लगभग ईयर एगो पहले, 20 बिलियन ईयर एगो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है, ब्रह्मांड का जब निर्माण होता है, ये वीडियो कुछ ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, उसको सही करिएगा। हमारा जो ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था, तो इसमें गैलेक्सी बन रहे थे ऐसे, जिसे हम बोलते हैं आकाश गंगा हिंदी में। और ये आकाश गंगा गैस के फॉर्म में बना हुआ है, गैसियस फॉर्म में। जैसे अगर तुम लोग आसमान में देखोगे तो लगेगा धूल मिट्टी का पूरा बादल बना हुआ है, हवा वगैरह चलती है। तो उसी तरह ब्रह्मांड में ना हर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है। जैसे ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन आपस में मिलकर आकाश गंगा गैसियस फॉर्म बनाते हैं। तो ब्रह्मांड में जितनी आकाश गंगा है उतने ही तारे भी हो लगभग, ये भी अनुमान होता है। तो हम जिसमें आकाश गंगा में रहते हैं ना, उसमें एक सूर्य है, इसको बोला जाता है सोलर सिस्टम। जिस आकाश गंगा में सूर्य होता है उसको सोलर सिस्टम बोला जाता है। कुछ आकाश गंगा में सन नहीं है, लेकिन वो गैलेक्सी कहलाता है। सोलर सिस्टम हो जाता है जब उसको एनर्जी मिलने लगे उस आकाश गंगा को सन के द्वारा। हमारी हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की गैलेक्सी। मिल्की गैलेक्सी के पास एक अपना सूर्य है और इसके चारों तरफ ग्रह है। टोटल ग्रह की संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें से हम लोग किस पे रहते हैं? बुध शुक्र पृथ्वी पे, यानी अर्थ पे रहते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रह्मांड बनेगा तब ना पृथ्वी बनेगी। तो पृथ्वी को बताते हैं कब बनता है। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड जब बना तो बहुत सारी गैस मिलकर क्या बनाई? गैलेक्सी बनाई। ठीक है, और गैलेक्सी जब बन जाता है तो उसके अंदर जो गैस बची रहती है हाइड्रोजन और हीलियम की, ये दोनों एक जगह इकट्ठा हो जाता है, एकदम प्लस हो जाता है, आपस में आकर जुड़ जाता है। जब बहुत सारी हाइड्रोजन और हीलियम गैस जुड़ जाती है आपस में तो जलता हुआ आग का गोला बन जाता है, जिसे हम लोग सन बोलते हैं, सूर्य। ठीक है, ये जब इकट्ठा होगा हाइड्रोजन और हीलियम किसी सोलर सिस्टम में, तो उसके बाद ये बहुत बड़ा एक सूर्य बन गया था। इसके अंदर विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद कुछ इसके पार्ट्स जो है इससे बाहर आकर इसी के समान घूमने लगे। ये भी अपने जगह सूर्य घूम रहा है और जो इससे पार्ट टूटे हुए हैं वो सभी इसका चक्कर लगाते हैं सब। ठीक है, सूर्य अपने जगह सबको लेकर घूम रहा है इसी सोलर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, वो उसी मैग्नेटिक क्षेत्र में घूमते रहेंगे ऐसे ऐसे सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है ना मरकरी, ठीक है, बुध को क्या बोला जाता है? मरकरी। तो इसका जो एक बार सूर्य का चक्कर लगाने में समय कम लगता है, उसके बाद शुक्र का कम लगता है, पृथ्वी का कितना चक्कर लगता है? 365 दिन लगता है। सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा? प्लूटो को, लास्ट में एकदम कई वर्ष, इसमें तो कई वर्ष बीत जाते हैं एक चक्कर लगाने में। जितना हम लोगों को पृथ्वी 365 दिन में लगा देती है, ये तो कई वर्ष लगा देता है उसका एक चक्कर कंप्लीट करने में। अब जब हमारा जो पृथ्वी है ना अपने अक्ष पे भी घूमता है, तो जब अपने अक्ष में घूमता है तो ये वाला जो पार्ट है, मान लो कि ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो हमारा पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूम रहा है। तो मान लो कि ये वाला क्षेत्र जो है इस पे जब लाइट पड़ती है इस पृथ्वी के इस हिस्से में, तो इधर दिन रहता है। ठीक है, और इस साइड में अंधेरा रहता है क्योंकि सनलाइट नहीं पड़ती है। तो हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, रोटेट कर दे रही है क्लॉकवाइज। तो यानी ये वाला क्षेत्र पे जब तक लाइट इसका पड़ता रहेगा और इस तरीके से घूमेगा, तो ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, तो जिस तरफ लाइट पड़ेगा उधर सवेरा होता रहेगा
और जिस तरफ लाइट कम होगी, मान लो कि अब यहाँ पे आ गया तो लाइट यहाँ पे कम होने लगेगी, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे लाइट ज्यादा पड़ेगी, इस तरीके से अगर घूमेगा तो ठीक है। तो जिस तरफ हमारा सूर्य, अरे जो पृथ्वी होती है, जो साइड दिखता है सूर्य की तरफ, उस तरफ दिन होता है और एक तरफ रात होती है। और इसी तरह एक कॉन्सेप्ट रिलीज होता है यहाँ पे कि हमारे यहाँ देखोगे दिन और रात जो होता है कभी कभी छोटा बड़ा होने लगता है। तो दिन कब बड़ा होता है और कब छोटा होता है, इसका कॉन्सेप्ट जानते हो तुम लोग? ठंडी के मौसम में दिन छोटा होता है, ठीक है, और गर्मी के दिन में दिन बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठंडी के दिन में रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है, इसका कुछ कॉन्सेप्ट पता है? इस समय हमारी पृथ्वी जो है ना सूर्य के लगभग पास में है, ठीक है, सूर्य से दूर है। हमारी पृथ्वी जब सूर्य से दूर होगी तो हमारे पृथ्वी पे ज्यादा लाइट पड़ेगी, ठीक है। हम लोग जितना पास रहेंगे इसके पास उतना कम हमारे ऊपर लाइट पड़ेगा। और इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है तो एक टार्च लाओ, मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। मान लीजिए मोबाइल हमको दीजिए, ठीक है, टार्च दीजिए, मैं तुम लोगों को बताता हूं कि कैसे समझेंगे। इसका शैडो देख रहे हो, ठीक है, पास में है, तो अगर मैं इसको दूर ले जाऊंगा तो पूरा लाइट इसके ऊपर देर तक पड़ता रहेगा। अगर मैं यहीं पे पास में सूर्य के पास रहूं और ये घूमता रहे जल्दी जल्दी तो दिन रात बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी नहीं समझे? इसको जानते हो कैसे समझना पड़ता है? गेंद से इसको पकड़िए, मैं बता दे रहा हूं। मान लीजिए कि ये गेंद है कोई, ठीक है, और इसके पास में हम एक टार्च रखते हैं एकदम पास में, ठीक है। ये गेंद अपने जगह बार बार घूम रहा है और इससे जो टार्च से लाइट जाती है एकदम पास से जब जलाओगे तो गेंद अपने जगह घूमेगा, तो ये जो लाइट इस पर पड़ेगी ना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और जब दूर से यहां से जलाओगे टार्च पे, ठीक है, यहां से रोशनी जब जाएगी पृथ्वी पे तो गेंद को घुमाते रहोगे, लगभग उसके सारे हिस्से में इधर भी लाइट जा सकती, इधर भी लाइट जा सकती, दूर से जलाने पर, ठीक है। और नजदीक से जलाने पे जितना लाइट रहेगा उतना भर उसके ऊपर बस फोकस होगा। हम जब गर्मियों में देखोगे तो सूर्य तुम लोगों से बहुत दूर दिखाई देता है और ठंडे के दिन में नजदीक दिखाई देता है। तो एक्चुअल हमारी पृथ्वी यहाँ पे जून के महीने में यहाँ पर होती है और यहाँ पे जब पहुंचती है तो इस समय दिसंबर होता है। तो यहाँ से दूरी देख लो और यहाँ से दूरी देख लो पृथ्वी का, ये ज्यादा होगा ये कम होता है। ऐसा क्यों होता है सर? अंटार्कटिका महाद्वीप है जो, इसको जलाओ लाइट को, नीचे वाली लाइट से, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हारा क्या प्रश्न था? अंटार्कटिका महाद्वीप पे 6 महीने रहता है, 6 महीने दिन रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप साउथ पोल में पाया जाता है। पोल समझते हो? ध्रुव जिसे बोलते हैं। और ध्रुवों पे जो होता है 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है, वहां पे ये होता है। तो उसका रीजन ये है, तुम लोगों को बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है तो ये हम लोगों का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो पृथ्वी मान लो किस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से घूमते हुए जा रही है। तो मान लो ये नॉर्थ वाला पोल जब इसके जो घूमते घूमते जाएगा तो मान लो नॉर्थ पोल इधर घूम जाएगा और साउथ इधर हो जाएगा। तो उस समय 6 महीना तक दिन रहेगा। एक समय आएगा यहाँ पे पृथ्वी जब रहेगी तो नॉर्थ इधर हो जाएगा, साउथ इधर हो जाएगा, तब नॉर्थ वाले में रात हो जाएगी और साउथ वाले में दिन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से रहता है। इसको ग्लोब से समझना पड़ेगा। ग्लोब अगर यहाँ पे रहता तब समझ में आता तुम लोगों को, ठीक है, कि पृथ्वी कैसे घूम रही है और घूमते घूमते ऐसा नॉर्थ साउथ होते हुए जाती है, इस तरीके से होता है। अभी हम लोग जियोग्राफी वाले हैं नहीं, हम लोग बायो से हैं तो थोड़ा बहुत ही उस पर फोकस कर पाएंगे उसके एक्सपेरिमेंट पे। लेकिन हम लोगों को उसी जियोग्राफी से निकालना था इस बात को कि हमारे जीवन की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले जीवन में क्या आता है? ब्रह्मांड बनेगा। और वो ब्रह्मांड कब बना है? तो 20 बिलियन ईयर एगो, यानी आज से लगभग 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, पहले। एगो मतलब होता है पहले,
इसके अंदर एक लाइन तुम लोग लिख लेना, फिर उधर लिखवा देता हूं। इसी तरह पहले बना लो। लिखना है ब्रह्मांड का निर्माण अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। ACT का मतलब होता है अकॉर्डिंग, या तो फुल फॉर्म लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। थ्योरी मतलब होती है व्याख्या। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की आकस्मिक उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आकस्मिक होती है और उस समय ब्रह्मांड का तापमान कम होता है तथा कुछ गैसें जैसे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम यहाँ पे H2 और He लिखना तुम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण होता है। दूसरी लाइन से लिख लेना, हाइड्रोजन और हीलियम को आपस में मिलने से ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सी का निर्माण होता है। बस गैलेक्सी में। अब आते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। उसी के नीचे लिखना था, जैसे प्रांजलि लिख रही थी ना वैसे ठीक लिखिए। अब इधर तुम लोगों को लिखना है बिग बैंग थ्योरी का नाम सुने थे कभी जिंदगी में? बिग बैंग 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 तुम लोगों ने मूवी देखा होगा। इसी तरह बिग बैंग एक थ्योरी है। चलो अब आते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ में। हमारी पृथ्वी भी लगभग, ये तो 20 बिलियन था ना, ये लगभग 4.5 मिलियन ईयर एगो, सॉरी बिलियन, 4.5 बिलियन ईयर एगो ओरिजिन होता है इसका। आज से 4.5 बिलियन, इससे पहले 20 बिलियन ईयर एगो हमारा यूनिवर्स बनता है और 4.5 बिलियन ईयर एगो हमारी पृथ्वी का निर्माण होता है। इसके अंदर एक लाइन लिख लेना तुम लोग, पृथ्वी का निर्माण पृथ्वी का निर्माण मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी से बने एक सोलर सिस्टम में होता है।
हमारे पृथ्वी का निर्माण मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी बने सोलर सिस्टम में होता है। और दूसरी लाइन लिखना, पृथ्वी के ऊपर ऊपर ना करके पृथ्वी के सरफेस पर, पृथ्वी के सरफेस पर वेपर, ऐसे लिखना वेपर H2O CH4 CO2 एंड NH3 से कवर्ड होती है। जब मिल्की गैलेक्सी में से हमारा पृथ्वी का निर्माण होता है ना, तो पृथ्वी के सरफेस पे जलवाष्प जो था, वाष्प के रूप में था जल जो था, और उसके बाद इस पे मेथेन गैस थी, CO2 थी, NH3 थी। पृथ्वी के निर्माण के समय पृथ्वी कवर थी इसी के ऊपर से, ठीक है। मेथेन गैस से, CO2 से, वेपर H2O से, इन सब से NH3 से, इस तरीके से कवर्ड थी। इसके बाद बहुत ज्यादा जानकारी नहीं पूछा जाता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सीधे आया जाता है ओरिजिन ऑफ अर्थ पे, मतलब कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हो जाती 4.5 बिलियन ईयर एगो, तो अब हमारे यहाँ थ्योरी दी जाती है कि पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। जब पृथ्वी बन गई 4.5 बिलियन ईयर अगो, तब इस पे जीवन कैसे आया, ठीक है। तो हेडिंग रहेगा थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। जैसे तुम लोग पहले कहते थे ना कि मुर्गी आई के अंडा आया, मुर्गी आई के अंडा आया, तो मुर्गी और अंडा आने से पहले समझना पड़ेगा, पहले ब्रह्मांड बनेगा, ब्रह्मांड में गैलेक्सी बनेगी, फिर अर्थ बनेगा, फिर अर्थ पे क्या क्या बनेगा उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। हमारी पृथ्वी यूं ही नहीं बन जाती है, उस पे पहाड़, नदियां, झरने, खेत, पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, इसके बारे में विधिवत जानकारी दोगे तब समझ में आएगा कि मुर्गी आई कि अंडा आया, ठीक है। अब जैसे तुम लोगों के घर खाने के लिए आ जाता है रसगुल्ला वगैरह, खाने के लिए जलेबी आ जाता है, तुम लोगों से पूछा जाएगा कि रसगुल्ला बना कि जलेबी बना है, कैसे बना, ठीक है, कैसे आया, तो उसके लिए पूरा बताओ कि जलेबी मोहम्मदाबाद से लिया, रसगुल्ला वहां से लिया, कोलकाता से लिया, कौन से दुकान से लिया, ठीक है। तो पूरा विधि समझाएगा तो समझ में आ जाएगा। घर में रखा हुआ रहेगा तो नहीं समझ पाओगे कि मुर्गी आई कि अंडा आया। कभी कभी कहीं कहीं रसगुल्ला रखा हुआ मिल जाता तो समझ में नहीं आता, घर वाले बनाए कि दुकान वाला है, तो उसके लिए थ्योरी समझना पड़ेगा, यानी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। हाँ, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के ऊपर थ्योरी, थ्योरी मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, टिप्पणी होती है, थ्योरी व्याख्या होता है ना। हाँ, अब जीवन की उत्पत्ति हमारे पृथ्वी पे लगभग 500 मिलियन ईयर एगो ही हो गया था, आज से 500 मिलियन पहले। तो एक लाइन में यहाँ पे लिख लेना तुम लोग, पृथ्वी पे जीवन आज से 500 मिलियन ईयर एगो ही हो गया था, 500 मिलियन ईयर एगो ही हो गया था। फाइव मिलियन ईयर एगो ये हो गया था। अब 500 मिलियन ईयर एगो पहले होता है तो इसमें होड़ लग गई थी कि जीवन की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई।
तो एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन करके, 1 नंबर करके लिख लेना, थ्योरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन। ठीक है, इस थ्योरी का एक ही मकसद था, इस धरती पे जितने भी धर्म गुरु रहे वो कहे कि ना भगवान क्रिएट किया है जीवन को, यानी कि गॉड क्रिएटेड बाय, गॉड क्रिएटेड लाइफ। इनकी पहली थ्योरी आती है द थ्योरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन, जिसका मतलब होता है गॉड क्रिएटेड लाइफ, यानी कोई भगवान जो है जीवन की उत्पत्ति करता है। अब इसमें हर किसी भी धर्म का तुम विश्वास नहीं करोगे तुम लोग आज के समय में कि क्या क्या वाहियात बात बोली गई थी जीवन की उत्पत्ति के लिए। किसी धर्म ने कहा कि इस पृथ्वी पे सबसे पहले भगवान एक औरत को भेजा, एक आदमी को भेजा, वो दोनों आपस में मिले, आपस में रिप्रोडक्शन किए, उनसे बच्चे पैदा हुए। ठीक है, फिर वो बच्चे आपस में रिप्रोडक्शन किए, फिर इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती गई। एक और धर्म गुरु आते हैं जो कहते हैं कि नहीं, इस पृथ्वी पे 10 गो आदमी को भेजा गया, 10 गो महिला को भेजा गया और 10 गो गाय को भेजी गई, 10 गो बैल को भेजा गया, इस तरीके से कहा गया भगवान द्वारा। ठीक है, या भगवान के कुछ बच्चे यहाँ पर आए जगह जगह और उनसे जीवन की उत्पत्ति होने लगी। ठीक है, फिर एक भगवान आते हैं, एक और धर्म आता है जो ये कहता है कि नहीं, इस अर्थ पे भगवान के द्वारा पानी आया है, पेड़ पौधे का निर्माण हुआ है और छोटे छोटे जीव जंतु बने और एक मनुष्य बना। हाँ, मतलब मनुष्य मतलब वही विवाहित जोड़ा बना। ठीक है, इनके द्वारा एक और धर्म आता है जो कहता है सुपर नेचुरल पावर द्वारा धरती का निर्माण होता है, सुपर नेचुरल पावर द्वारा अचानक से धरती पे लोग आ जाते हैं और रहने खाने लगते हैं। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जो धर्म के जो आज भी लोग पढ़े लिखे लोग भी इस चीज को मानते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। ठीक है, ब्रह्मा जी ये कह गए हैं कि इस पृथ्वी का निर्माण में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। पृथ्वी का निर्माण ओनली सूर्य के एक टुकड़ा के वजह से हुआ है। ठीक है, और देखो साइंस ये कहता है कि पृथ्वी का निर्माण से पहले हमें जानना पड़ेगा, पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुआ तो पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म था, इसके ऊपर जो गैसेज वगैरह थी वो सब वेपर होने लगे, वेपर मतलब वाष्पशील होने लगे, और वाष्प होकर क्या बना, बादल बना पृथ्वी के चारों तरफ, और लगभग कई वर्षों तक ऐसे बादल बारिश बन के पृथ्वी पे गिरने लगे, और पृथ्वी पे इतना बारिश हुई हजारों वर्षों तक कि पानी पानी हो गया, लगभग एक तिहाई तो पानी ही भर गया इसमें, यानी कि 3 हिस्सा, एक हिस्सा बचा जिस पे लैंड बना। तो ये जो पानी स्टोर हुआ था ना, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा था, केमिकल रिएक्शन के वजह से लाइफ क्रिएट होती है। तो लोग पूछे अरे केमिकल से कैसे लाइफ क्रिएट होती है, तो उसने समझाया, एक साइंटिस्ट था बहुत समझदार था, कि जानता था कि लोग पूछेंगे किसी केमिकल के द्वारा कैसे एक जीव बन सकता है। तो हम लोगों ने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलता है तो क्या बनता है, एटम बनता है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब एटम्स है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। अब बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल H2O बन जाएगा, सी मिलेगा, कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा 4 तो CH4 बन जाएगा, इसी तरह CO2 बन जाएगा, तो इसी तरह अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह H2O2 बन जाएगा।
तो ये सब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक इकट्ठा स्टोर होते हैं तो वो कंपाउंड बनते हैं, पदार्थ बन जाता है। मॉलिक्यूल्स मतलब हिंदी में बोलते हैं अणु, ठीक है, अणु। और बहुत सारे अणु मिलते हैं तो क्या बनते हैं, पदार्थ। पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिया एक पदार्थ है, NH2CO NH2। इसी तरह ग्लूकोज, ग्लूकोज भी एक पदार्थ होता है। फ्रक्टोज और सुक्रोज, ठीक है, ये सब क्या है, कंपाउंड्स है। अब बहुत सारे कंपाउंड्स एक साथ मिल जाते हैं तो बन जाता है प्रोटोप्लाज्म, तो उसमें दिख ही नहीं रहा है। बन जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म जब बन जाता है तो प्रोटोप्लाज्म से निर्माण होता है सेल्स का। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोला जाता है जीव द्रव्य, इसको बोला जाता है जीव द्रव्य। और बहुत सारे जब जीव द्रव्य आपस में मिलते हैं ना तो टिश्यू अरे सेल्स बनता है, और सेल से क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, पूरी बॉडी बन जाती है। सोचो, तो हुआ ना केमिकल रिएक्शन के द्वारा लाइफ क्रिएटेड। और हम लोगों के शरीर में कोशिका है, टिश्यूज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ये सब गैस नहीं पाया जाता है। हमारे शरीर में यूरिया भी है, ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, सुक्रोज भी है। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि हम लोग सांस में अपने द्वारा क्या छोड़ते हैं, CO2। हम लोग के शरीर में अमोनिया भी है, H2O भी है, यानी पानी भी है, और मेथेन गैस भी है, ठीक है। मेथेन गैस नहीं है जी, सुबह सुबह टॉयलेट करोगे ना तो टॉयलेट से मेथेन गैस भी निकलता है। अब कभी भी लाइटर जला दोगे तो लग जाएगा लैट्रिन में आग, ठीक है। चलो, अरे यार गजब के हो, हल्का गैस होता है, इतना आग नहीं लगेगा। चलो मजाक कर रहे थे। बहुत कम गैस निकलती है जब तुम लोग साग वगैरह खाते हो ना, जैसे हरा सब्जी वगैरह, तो हरे सब्जी से मेथेन गैस का निर्माण होता है, ठीक है। CO2 गैस भी एक ज्वलनशील गैस होती है लगभग, ठीक है, CO2 वगैरह, तो उससे भी आग लग सकती है, लेकिन इतना भी मत समझो कि लैट्रिन में आग लग जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये CH4, और उसी तरह हमारे शरीर में फास्फोरस है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो इन सभी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो हुआ ना केमिकल से। आज तक की लास्ट थ्योरी यही है, केमिकल रिएक्शन के द्वारा लाइफ क्रिएटेड की गई, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ना क्रिएटेड बाय, ये बिल्कुल सही नहीं था, तो बाद में एक और थ्योरी आई थी। पहले इसमें एक लाइन लिख लो, हेडिंग करके लिख लेना, गॉड क्रिएटेड लाइफ, और एक लाइन और लिख लेना इसमें, लिखना है इस थ्योरी के अंतर्गत सभी धर्म गुरुओं के द्वारा यह कहा गया कि जीवन की उत्पत्ति भगवान के द्वारा होता है, दूसरी लाइन से लिखना, जीवन की उत्पत्ति भगवान के सुपर नेचुरल पावर के द्वारा होता है, सुपर नेचुरल पावर के द्वारा होता है, जिसमें पृथ्वी का लाइट यानी प्रकाश, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस आदि का विकास होता है।
यानी कि इस स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में सुपर नेचुरल पावर एक थ्योरी आई थी, बहुत वर्षों तक इसको मान्यता दी गई थी। ठीक है, बहुत वर्षों पहले जब हम लोग जंगल में रहा करते थे तो उस समय यही लगता था कि भगवान के द्वारा ही पेड़ पौधे बने और पानी आया पृथ्वी पे और अचानक मनुष्य आए। पर ऐसा कुछ नहीं था। तो बाद में एक और थ्योरी आती है, हालांकि ये थ्योरी आज भी मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। ये बस हम लोग स्टडी के लिए इसको पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हम लोग जाने कि हम लोगों के जीवन की उत्पत्ति से क्या क्या बातें कही गई है। ठीक है, इसका मजाक नहीं बनाना है तुम लोगों को। हाँ, किस चीज का? ये थ्योरी पहले से आती चली आ रही है। ये दूसरा बता रहे हैं, एक ग्रीक थिंकर है जिन थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया उन्होंने दिया था। इनके बाद एक थ्योरी आई थी स्पेशल क्रिएशन के बाद, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। हाँ, किसने दिया था? गिवन बाय ग्रीक थिंकर ग्रीक थिंकर। यहाँ पे अर्ली लिख लेना तुम लोग, यहाँ पे नीचे लिख लेना अर्ली ग्रीक थिंकर। कुछ लोग होते हैं ना कि दूसरे की बात जल्दी नहीं मानते हैं। जब उनको विश्वास नहीं होगा तो वो लोग कहेगा मुझको तुम्हारे थ्योरी पे विश्वास नहीं है कि सही में ये बात सही है कि भगवान ने किया है क्रिएट। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एकदम प्रूफ चाहिए होता है। तो बाद में एक आए ग्रीक थिंकर, जो कि हमारे कंट्री के लोग नहीं थे, वो बाहरी कंट्री के लोग थे, अर्ली ग्रीक थिंकर। इन लोगों का मानना था कि नहीं यार, कोई भगवान कैसे इतना सब चीज बना सकता है। एक्चुअल में क्या होता है कि पृथ्वी पे हमारे स्पोर आता है, एक स्पोर गिरता है आसमान से, यानी कि ब्रह्मांड में स्पोर मौजूद है, ये बात सत्य है। हमारे पृथ्वी पे स्पोर जब गिरा ना जगह जगह, यहाँ पे पेड़ पौधे निकलने लगे, कुछ जानवर बनने लगे, मछली बनने लगा, मेढक बनने लगा, इंसान बनने लगा, बंदर बनने लगा, पानी बनने लगा, पहाड़ बनने लगा, खेत बनने लगा। ऐसे चीजों, नदी हो गया, पोखरा हो गया, तालाब हो गया, झरना हो गया, सबका निर्माण होने लगा। तो ये बहुत ज्यादातर थ्योरी नहीं चली। ग्रीक थिंकर द्वारा मानना था कि हमारे पृथ्वी पे स्पोर आकर गिरता है और स्पोर जहां जहां गिरता है उससे नई नई चीज डेवलप होती है। ठीक है, तो ये भी ज्यादा दिन तक थ्योरी नहीं चला कि किसी स्पोर के द्वारा पृथ्वी पे ये सब चीजें हो जाता है। जैसे कि वायरस होता है, वायरस जहां जहां जाता है उसको बीमार कर देता है, उसी तरह पृथ्वी पे जहां जहां स्पोर गिर रहा था एक नए चीज का निर्माण कर रहा था। तो लोगों को कुछ समय तक लगा हो सकता है, सही बात है कि ऐसा हो, कहीं पे झरना ही बन जा रहा है, कहीं पे गड्ढा हो जा रहा है, कहीं पे पहाड़ हो जा रहा है, कहीं पे पेड़ पौधे उग जा रहे हैं, कहीं पे घास उग जा रही है, तो इस तरह का चीजें था। ठीक है, तो पेंसपर्मिया के बारे में एक लाइन लिख लेना, ये भी थ्योरी ज्यादा दिन तक चला नहीं था, लेकिन ये गॉड क्रिएटेड के बाद आया था। इसमें एक लाइन लिख लो तुम लोग, इसके बाद बताएंगे एक और थ्योरी। लिखना है इस थ्योरी में पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति के बारे में यह कहा गया है कि किसी स्पोर के द्वारा पृथ्वी पर आने से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है।
ठीक है। इसके बाद एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तीसरी थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये देखो इतना मजेदार थ्योरी है कि इसमें कहा गया है ना कि जीवन की उत्पत्ति जो है किसी नॉन लिविंग मैटर के द्वारा अचानक से हो जाता है। हाँ, मतलब एक निर्जीव वस्तु के द्वारा किसी का जीवन का उत्पत्ति ऑटोमेटिक हो जाना। बता रहे हैं कैसे हो रहा है। इस थ्योरी का एक साइंटिस्ट था वॉल हेलमेट करके, वॉल हेलमेट, उसने बड़ा सपोर्ट किया था कि हाँ सही बात है कि अचानक से नॉन लिविंग मैटर से एक लिविंग मैटर डेवलप हो जाता है। तो तुम लोगों ने ये कहानी नहीं सुना होगा कि एक किसान रहता है जो धूप गर्मी में काम करता है एकदम खेतों में, तो उस पसीने से पूरा उसका कमीज भीग गया होता है। तो वो अपना कमीज को ले जाकर गेहूं के गट्ठर का ढेर में ले जाकर रख देता है और 21 दिन बाद देखता है कि उस गेहूं के गट्ठर से चूहिया डेवलप हो जाते हैं, चूहे के बच्चे आ जाते हैं सब। ठीक है, कभी सुना ऐसी कहानी? यानी यही ना बात हुआ कि कपड़ा एक निर्जीव वस्तु है, अब पसीना से भीगा हुआ है और उसको गेहूं के गट्ठर में रख दिया गया है और 21 दिन बाद देखा गया है कि उसमें से चूहा उत्पन्न हो गया है। तो इसलिए वॉल हेलमेट इस थ्योरी को, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट कर रहा था कि हाँ सही बात है, 21 दिन बाद चूहा उसमें आ गया। यानी कि हम मान लो कि ये माचिस रख देंगे किसी गेहूं के अनाज के गोदान में, तो कुछ दिन बाद इससे कुछ न कुछ जीव आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सालों तक भुलवाया गया लोगों को और बहुत सारे लोग इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बहुत सारे लोग क्या करते थे, पसीने की गर्मी में, धूप गर्मी में काम करते थे और अपना पसीने से पूरा कमीज भिगा लेते थे और कोई भीगे हुए कपड़े को अनाज के बोरी में रख देता था और कुछ दिन बाद उससे नए नए जीव आते थे कहीं पे। हाँ जी, रख के देख लो। हाँ, खाने के लिए आ सकते हैं। अरे सुनो, इसमें बहुत सालों तक बहस होती रही क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते रहे इस चीज पे। आज भी अगर तुम लोगों को करना है, गर्मी के दिन आएगा ना, तो जैसे कि गेहूं कटेगा और गेहूं निकलेगा और उस समय तुम लोग को पसीना से एकदम भीगा हुआ कपड़ा गेहूं के बोरी में डाल देना और गिन लेना, 21 दिन बाद देखना उसमें से चूहा या कुछ भी निकल सकता है, सांप बिच्छू छोटे छोटे कीड़े भी निकल सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि भीगे हुए पसीने से कमी से नए जीव का उत्पत्ति हो जाना है। आइए बोल रहे हैं बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकती है, लेकिन चूहा नहीं हो। तो उसमें वॉल हेलमेट इस बात पर सपोर्ट कर रहा था कि हाँ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब अचानक से किसी निर्जीव वस्तु से सजीव में बदल जाना। नहीं, उस समय के लोग मानने लगे जब किसी एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया गया, वो खुद करके दिखा रहा था, चूहा पकड़ के नहीं डाल रहा था, वो सही में कमीज रख रहा था गेहूं के गट्ठर में, अनाज की बोरी में। तो उसमें से देखता था कुछ दिनों बाद उसमें से नए नए जीव आने लगते थे। तो लोगों को लगा कि हाँ सही बात है, जो जीवन है अपने आप निर्जीव वस्तु से डेवलप हो जा रही है। अभी तो यहाँ पे बात हो रही थी पसीने से रखना है, पसीने में जो भी तो पसीना क्या एक निर्जीव, उसमें कोई जीव है जी? अरे नहीं, तो किसी का भी पसीना आना चाहिए ना, तो एक्सपेरिमेंट करना। ये माचिस है ना, मान लीजिए सर जी कोई ठीक है। नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी जब कोई है ये नहीं है तो पसीना कहाँ से आ जाएगा? नहीं नहीं, जैसे आने के बाद ये समझने की कोशिश किया जा रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे आ गए तो आप, यह भी नहीं जा सकता है। हाँ, तो इसीलिए तो थ्योरी चेंज होते गई। जब कोई लगेगा इस थ्योरी का लुइस पास्चर जी सपोर्ट ही नहीं किए, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिए। जब ये दुनिया में बात फैली ना कि जीवन की उत्पत्ति एक निर्जीव वस्तु से हो रही है, तो एक साइंटिस्ट आए थे लुइस पास्चर जी, तुरंत इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिए। तो वॉल हेलमेट कहने लगे क्यों इस थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे हैं?
तो कह रहे हैं कि हम इसको प्रूफ कर देंगे कि किसी निर्जीव वस्तु से किसी चीज का निर्माण होता ही नहीं है। तो उसने जानते हो क्या किया लुईस पाश्चर ने? लुईस पाश्चर ने एक बर्तन लिया, 2 बर्तन लिया, ठीक है। एक में मांस का टुकड़ा रखा, एक में दूसरे में भी मांस का टुकड़ा रखा। नहीं दिख रहा है? इसने क्या किया लुईस पाश्चर, वन हेलमेट का थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, जिसने कहा था कि भीगे हुए कमीज को गेहूं के गट्ठर में अनाज के बोरी में रखने से 21 दिन बाद उसमें चूहा डेवलप हो जाता है। तो लुईस पाश्चर इस थ्योरी को क्या किए, रिजेक्ट कर दिए। तो लुईस पाश्चर से लोग पूछे कि तुम क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो कि किसी निर्जीव वस्तु से जीवन की उत्पत्ति होती भी है क्या? तो इसी ने क्या किया कि मांस का टुकड़ा लिया और 2 जार में रख दिया, 2 जार में रख दिया। एक जार को बंद कर दिया प्लास्टिक से और एक जार को खुला रखा। हालांकि ये भी वस्तु निर्जीव है, ये भी निर्जीव है। तो एक को खुला रखा और एक को बंद रखा। जो बंद था 21 दिन बाद आया गया, देखा गया 21 दिन बाद नहीं, 1 ही हफ्ते बाद देखा गया कि जो खुला वाला था इसके अंदर बहुत सारी मक्खी आकर बैठने लगी थी और उनके बैठने की वजह से इसमें छोटे छोटे जीव उत्पन्न होने लगे थे, ठीक है। और जो बंद था इसके अंदर कोई भी जीव नहीं मिला, जो एकदम से बंद था इस मांस के टुकड़े में कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन जो खुला वाला था इसमें छोटे छोटे जीव आ गए थे, बैक्टीरिया दिखने लगा था, थोड़े मोटे कीड़े मकोड़े भी दिखने लगे थे, मच्छर दिखने लगे थे। बात बोलने तो और भी खाई करूंगा सर, जब कोई रवा नहीं करेगा तो काटेगा कहाँ से मांस, उसने बताइए पहले। नहीं सुनो यार, यहाँ बाहर से अब भाई खुला हुआ सामान घर में रखोगे तो उसमें बहुत सारे चीज आएगा। इसमें मॉइस्चरिंग भी आ सकती है, यानी कि मॉइस्चरिंग समझते हो, नमी आ सकती है, ठीक है। इसके का हवा भी आ सकता है। और एक को बंद करके रखो तो इसमें कुछ इंटर नहीं करेगा, तो इसमें कोई जीव नहीं उत्पन्न होगा, इसमें जीव उत्पन्न हो जाता है। बैक्टीरिया उत्पन्न होगी। हाँ तो इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो गई ना। जानते हो क्यों कहा जाता है कि लाइफ को क्रिएट करने के लिए प्री एग्जिस्टिंग होना चाहिए, यानी कुछ पहले से जीव आना चाहिए, तब जाके उससे नए जीव बन सकते हैं। तो यही तो बात मैं कह रहा हूँ सर। तो ये भी थ्योरी ज्यादा दिन तक नहीं चली, ठीक है। ये भी थ्योरी ज्यादा दिन तक नहीं चली लुईस पाश्चर की भी, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके बताए हैं तो इसलिए हम लोगों को जानना पड़ेगा। तुम लोग भी अपना थ्योरी बता सकते हो कि जीवन कैसे आया। एक बार हम ऐसा ही पढ़ा रहे थे एक जगह नीट के क्लास में, तो एक मजाकिया अंदाज में एक लड़का जवाब दिया, बहुत सही दिया। कहा सर जीवन की उत्पत्ति तो मम्मी पापा से हुई है, मम्मी पापा का स्पर्म और अंडा नहीं मिलता तो हम लोग कहाँ से आते हैं। मैं बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ तो यही वाली बात है। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये हेडिंग कर लेना और इसके बारे में लिख लेना। हाँ तो लिखो ना, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसमें लिखो 2-3 लाइन लिखना है। इस थ्योरी के अनुसार जीवन की उत्पत्ति इस थ्योरी के अनुसार जीवन की उत्पत्ति किसी नॉन लिविंग पदार्थ के द्वारा ऑटोमेटिक हो जाता है। हेलो, हाँ अभी क्लास में। हाँ
ठीक है, भेज नहीं रहा हूँ, कैश ले लेना। ठीक है, अभी क्लास में हूँ। ठीक है, दूसरी लाइन लिखो। इस, हाँ पूछो, नहीं वो सब इधर उधर लिखो। इस थ्योरी को वान हेलमोंट, यहाँ पे लिख लो, वान हेलमोंट के द्वारा सपोर्ट किया गया। वाल हेलमोंट के द्वारा सपोर्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि फार्मर के द्वारा, फार्मर मतलब किसान, उसकी भीगी हुई गंदी कमीज को, पसीने से भीगी हुई गंदी कमीज को, ये लिखना था, लिखा हो तुम लोगों ने? पसीने से भीगी हुई गंदी कमीज को यदि अनाज के ढेर में अंधेरे में रखा जाए तो उससे 21 दिन बाद चूहे पैदा हो जाते हैं। 21 दिन बाद चूहे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और लिख लेना। इस थ्योरी को लुईस पास्चर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। ऊपर लिखा हूं लुईस पास्चर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। और नीचे से एक लाइन लिखना, लुईस पास्चर के द्वारा जीवन की उत्पत्ति में यह कहा गया कि जीवन की उत्पत्ति प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के द्वारा होता है। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से कोई जीवित जीव रहना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने डिमोस्ट्रेट किया, अपने एक्सप्लेन किया। डिमोस्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन किया कि 2 जार लिया और दोनों जार में मांस के टुकड़े रखे, एक को बंद रखा, एक को खुला रखा। जो खुला रखा उसमें नए जीव उत्पन्न हो गए और जो बंद था उसमें जीव उत्पन्न नहीं हुआ। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो बंद था उसके अंदर कोई जीव नहीं आया,
इसके वजह से उसमें कोई लाइफ नहीं आया, लेकिन जो खुला हुआ था उसमें नए जीव उत्पन्न हुए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से जीव आते थे। ठीक है, तो इस बात को लिख लो कि लुईस पास्चर द्वारा यह सिद्ध किया गया कि अपने एक्सपेरिमेंट में दो फ्लास्क लिए गए, ऐसे लिख लेना, दो फ्लास्क लिए गए, दो फ्लास्क लिए गए, एक में किल्ड ईस्ट, यहां पे लिखना है किल्ड ईस्ट सेल को रखा गया, किल्ड ईस्ट को रखा गया जिसे क्लोज किया गया, जिसको ऊपर से बंद किया गया, तथा दूसरे को खोल कर रखा गया। तथा दूसरे खोल को रखा गया। नीचे से लिखना, कुछ दिन बाद यह देखा गया कि बंद फ्लास्क से किसी जीव का उत्पत्ति नहीं हुआ, परंतु दूसरे खुले हुए फ्लास्क से जीव की उत्पत्ति होती है। क्योंकि उसमें हवा तथा बाहरी जीवों के आने का स्रोत था। इसलिए नए जीव की उत्पत्ति हुई। एक लास्ट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ये केमिकल इवोल्यूशन आज तक चली आ रही है। ठीक है, आज भी हम लोग इसी थ्योरी पे विश्वास करते हैं। इसके बाद कोई अगर थ्योरी आती है तो देखा जाएगा। इसको मैं बताऊंगा, ये रियल थ्योरी है केमिकल इवोल्यूशन। हम लोगों का जो शरीर है ना, केमिकल से बना हुआ है। ठीक है, हम लोग की जो कोशिका है ना, उसके अंदर शुगर है, यानी कि हाइड्रोजन है, वाटर है, ये सब क्या है, केमिकल के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, और इस थ्योरी को हेडिंग बना लेना कल के लिए, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, इसको बंद करो लाइव। नहीं, लाइव